पैरों में मिट्टी लगी है, अंगोछा पहन रखा है और टी शर्ट पहनी जिसमें लिखा हुआ है आई एम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फियरलेस, हैप्पी, होपफुल, अमेजिंग, लविंग, थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। संदीप है हमारे साथ, किसान बाराबंकी के, बहुत ही प्रगतिशील और बीटेक किया हुआ है इन्होंने। बीटेक करने के बाद किसानी, बहुत ही मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे दिमाग में आया, कहाँ शुरुआत की आपने इसकी? जी सर, ज़मीन आसमान का तो फ़र्क है, लेकिन कभी कभी ये होता था, किसानी बैकग्राउंड से होने के बावजूद कभी कभी ये होता था कि जो ट्रेडिशनल खेती है अपने बाराबंकी में होती है, धान, गेहूँ, आलू की, तो उसमें किसान को मुनाफा कभी कभी मतलब 2-3-4 साल के बाद कभी कभी मुनाफा होता था। वो भी मौके की बात होती थी तो मुनाफा हो जाता था। तो ये था शुरू से मन में कि जो पिताजी लोग कर रहे हैं या पीछे से होता चला है, उसमें कुछ नया कुछ किया जाए। तो पॉली हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में उद्यान विभाग से पता चला। तो अब ये था कि इसको करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, उसके बारे में सोचना था। तो फिर हिम्मत करके बैंक से संपर्क किया गया, लोन लिया गया, उसके बाद काम किया गया। काम करने के बाद ये हुआ कि ये ट्रेडिशनल खेती से, जो आपकी परंपरागत खेती हो रही, उससे बहुत ही अच्छी खेती है। उससे 10-20 से गुना से भी ज़्यादा फ़ायदा है आपका। बस ये है कि शुरू में किसान को थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, थोड़ी अपनी लागत लगानी पड़ती है, थोड़ी पूंजी, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। उसके बाद आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, पॉली हाउस में आप जानवरों से सुरक्षित हैं, आप मौसम से सुरक्षित हैं। आप बरसात में भी चाहे सब्जी का उत्पादन ले लीजिए, चाहे फूल का उत्पादन ले लीजिए, आप जाड़े में भी ले लीजिए, आप गर्मी में भी ले लीजिए। और ये परंपरागत खेती से बहुत अच्छा है। यही प्रेरणा बस थी, और कुछ लोग कर रहे थे, उनको देख के प्रेरणा मिली, धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़े। जी, आपने बताया खेती किसानी का बैकग्राउंड रहा है, माँ बाप ने कुछ सोच के आपको बीटेक कराया कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, बड़ी कंपनी में जॉब करेगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं घर में भी लड़ाई करनी पड़ी होगी। अरे सर, आज भी होती है। मतलब उस टाइम ये था कि माहौल जब देख के आए, प्रोजेक्ट बताया घर पे, तो पिताजी एंड चाचा जी एंड सब ने कहा कि लड़का तो पागल हो गया, इसको बीटेक करने भेजा था, ये तो एकदम बेकार हो गया, इसको नौकरी करनी चाहिए थी, और कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाते, इतना पैसा लगाया, सारा पैसा डूब गया। लेकिन उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इतना फूल निकल रहा है, इतना फूल डेली जा रहा है, इनकम आ रही, धीरे धीरे करके जब देखे कि धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो आज माहौल ठीक हो गया है। लेकिन ये है कि यहाँ का किसान, या जो पुराना जो परंपरागत खेती करता है किसान, वो जल्दी दूसरी चीज़ पे, नई चीज़ पे आ नहीं पाता चेंज है, नहीं कर पा रहा है। हाँ, चेंज नहीं कर पा रहा, तो उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग चूँकि पढ़ के आए थे, तो पता था कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाने पे एक अच्छा पैकेज अगर जहाँ मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके नौकरी करने में, नौकरी तो मिल जाती, नौकरी करते भी, लेकिन उसमें भी एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती, जो पैसा आपको वो देते, वो उससे ज़्यादा मेहनत करा लेते। तो हमारे मन में हमेशा ये था कि अगर इतनी मेहनत करनी है तो क्यों ना अपने काम में किया जाए, कुछ नया किया जाए, और उतनी मेहनत करेंगे तो हम अपने काम में क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, शुरुआत प्लस कुछ लोगों को रोज़गार भी देंगे, अपने साथ कुछ लोगों को रोज़गार भी देंगे। शुरुआत कब से हुई की आपने, और कहाँ से, मतलब किसी सीखने की ज़रूरत पड़ी या? सीखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरुआत हमने सन 2014 अक्टूबर में स्ट्रक्चर का काम चालू किया, और जनवरी 2015 में, 7 जनवरी 2015 में प्लांटेशन करवाया, जिसका 3 महीने बाद हमको 15 अप्रैल 2015 के आसपास हमको फूल मिला। तो उसके बाद बिक्री चालू हुई, फिर इनकम आने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। प्रेरणा की बात है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले से मोइनुद्दीन जी काफ़ी पहले से, सन 2009 से फूलों के क्षेत्र में थे, पॉली हाउस में उन्होंने जरबेरा लगाया हुआ था, उनसे प्रेरणा मिली ग्लैडियोलस का काम कर रहे थे। तो ये हुआ कि अगर मोइनुद्दीन जी कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन करेंगे ही। फिर उनसे मुलाकात करी, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा काम है, आप कर लीजिए। तो बस यही बताया था कि यहाँ आप जैसे आप पढ़ाई करके आए हैं, तो आप वो फीलिंग यहाँ नहीं रहेगी। वो मतलब उस टाइप से इसमें जुटना भी पड़ेगा, किसान भी बनना पड़ेगा, मज़दूर के साथ काम भी करना पड़ेगा, तो मेहनत वाला काम है। मन में ये था कि मेहनत से कोई परहेज नहीं था, चूँकि मेहनत तो सब जगह करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में भी करनी है। और हमारा आज के युवा को ये मैसेज भी है कि अगर आज उसके पास खुद की खेती है या कुछ है, तो उसमें बहुत सी नई तकनीक आ गई हैं, जिसमें वो काम करके, मेहनत करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है, वो खुद का अपना बॉस बन सकता है। और लोगों को गांव में, जो गांव से पलायन हो रहा है आजकल, वो पलायन रुक सकता है, और
लोग अपने बॉस बन सकते हैं, अपना काम हो जाएगा, उनका निजी काम हो जाएगा, और जो खेती की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है वो अच्छी हो जाएगी। तो देश एक नई दिशा में बढ़ेगा। अच्छा, ये पॉली हाउस लगाने से लेकर प्लांटेशन, उसके बाद फ्लावरिंग होने के बाद पैकिंग, क्या प्रोसेस रहता है शुरुआत से थोड़ा सा बताइए। सर, इसका प्रोसेस सबसे पहले तो आपको उद्यान विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। उद्यान विभाग से जब आप संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक फ़ाइल पास करवानी पड़ेगी, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उद्यान विभाग के द्वारा बताए जाएंगे, और वो जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे तो उनकी जब मीटिंग होगी उसमें आपकी फ़ाइल पास हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल पास हो जाती है उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे काम चालू करिए, चाहे अपनी पूंजी लगा के करिए, चाहे बैंक से लोन लेके करिए। 80% 20% का रेशियो रहता है। 80% आप लोन करा सकते हैं, 20% आपको अपनी मार्जिन मनी लगानी पड़ेगी, या पूरी पूंजी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। काम जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उसके जब प्लांटेशन हो जाएगा तो आप, जैसे आपका स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद प्लांट लग गए, उसके बाद आपको विभाग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ सर, हमने अपना प्लांटेशन करके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, और सारे बिल आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, जो भी ड्रिप का काम हुआ है, जो भी पौधे का काम हुआ है, जो भी बेड का काम हुआ है, जो भी बेड का काम हुआ है, वो सारा उसका बिल वाउचर सब आपको पेश करना पड़ेगा विभाग के सामने। उसके बाद विभाग की एक टीम आएगी जिसमें सीडीओ मैम या हमारे डीएचओ सर और विभागीय लोग और कुछ साइंटिस्ट लोग रहते, वो आके आपकी साइट पे जो है, आपके खेत पे आके पूरा विजिट करेंगे, फ़ोटोग्राफी होगी, वीडियो बनेगा, उसके बाद वो फाइल वहाँ पे पुटअप हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपको वहाँ से सब्सिडी उसके 1 महीने या 15 दिन के अंदर आपको सब्सिडी आपके खाते में मिल जाएगी। और प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद जब से आप प्लांटेशन करेंगे उसके 3 महीने के बाद आपको फ्लावर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना भी एरिया होगा, जैसे 4000 स्क्वायर मीटर एक किसान के ऊपर है अधिकतम, तो अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर में करीब 24-25 हज़ार प्लांट लगते हैं, पौधे लगते हैं। तो जितना भी पौधा लगा होगा, ये एरिया चाहे जितना हो, पौधा जितना लगा होगा उसका 10% प्रोडक्शन आपको डेली मिलेगा। अच्छा। माने अगर 25 हज़ार प्लांट लगे हैं तो 2500 फूल आपको डेली मिलेगा, यानी कि एक पेटी में एक बॉक्स में 500 फूल होते हैं, तो आपको 5 बॉक्स फूल लगभग डेली मिलेगा। इसमें डैमेज या कुछ ऐसा कुछ हटा दें तो मान के चलिए 4.5 बॉक्स लगभग डेली आपको मिलेगा। अब 4.5 बॉक्स अगर एवरेज आपके 3-4 रुपये का साल का पकड़ लें, या जो है लगन में अच्छा बिक जाता है, 8-9-10 रुपये तक बिक जाता है, तो उसके हिसाब से इनकम होती रहती है। अच्छा, ये प्लांटेशन के बाद से आपने बताया 3 महीने के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कैसे तय होता है कि अब ये पेड़, इस फूल को हमें तोड़ना है? सर, ये तय होता है इसके बीच में जो सेंटर है, ये एक तो पूरा खिल जाएगा, ये पूरा खिला हुआ नहीं है अभी। सर, हम दूसरा फूल दिखा देते हैं, आइए सर इधर। ये सर, जैसे ये पूरा फूल खिल चुका है, ये फूल पूरा खिल गया, अब ये तोड़ने के लायक हो गया। इसको आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, मंडी की मतलब बाज़ार की कंडीशन देखते हुए। अगर रेट नहीं है तो आप इसको 2-4 दिन रोक भी सकते हैं पौधे में। अगर आपको नहीं रोकना है, आपको रेट ठीक मिल रहा है, तो आप इसको निकाल के जो है सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, और ये स्ट्रक्चर लगने में कितना टाइम? स्ट्रक्चर जब आप काम स्टार्ट करेंगे लगभग 2 से 3 महीने आपको लग जाते हैं। अच्छा, 3 महीने में ही खड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप प्लांटेशन माने जिस दिन से आप काम स्टार्ट करेंगे लगभग 6 महीने, मान लीजिए आप 6 महीने के बाद आपको इनकम मिलनी चालू होगी यहाँ से, मतलब खेत से जो आपका प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो आपका ये पॉली हाउस कितना पुराना हो गया? ये सर हमारा पिछले साल का अगस्त का प्लांटेशन है, तो नवंबर से हमने फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी हमारी। अच्छा, ये कोरोना का जो पीरियड बीता है वो भी बड़ा चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए, कैसे मैनेज किया उसके बाद? सर, कोरोना का पीरियड तो हम लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब जो सबसे ज़्यादा कोई इंडस्ट्री बर्बाद हुई वो फ्लोरिकल्चर की, क्योंकि उसमें ये था कि कोई दुकान होती, कोई फैक्ट्री होती, कोई बिज़नेस होता, उसका आप शटर डाउन कर देते, फैक्ट्री बंद कर देते, नो इनकम नो लॉस वाली कंडीशन थी। इसमें सर उल्टा था, इसमें ये था कि अगर आपका फूल नहीं बिक रहा है तब भी आपको प्लांट को आपको केयर करनी है, आपको काम करना पड़ेगा। इसको अगर केयर नहीं करेंगे तो ये साल भर बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद बर्बाद हो जाएगा, इसमें रोग लग जाएंगे, इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन ये था कि मतलब इस काम से इतना लगाव हो गया है कि अब इस काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो खुद भी जुट के, लेबर अच्छी थी तो लेबर का साथ मिला, जुट के करते रहे तो टिके रहे। डेली कितना टाइम देना पड़ता है एक औसत, और क्या डेली इसकी डिमांड है इस पेड़ की, इसको क्या क्या डेली चाहिए?
आ जाइए आप इधर। डेली टाइम तो कुछ शेड्यूल नहीं है, लेकिन टाइम आप अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पौधा है ये, एक समझ लीजिए आपकी संतान की तरीके से है, या जो है इसमें आपके क्या क्या सदस्य क्या की तरह। करना पड़ता है रोज़ आपको? इसमें सर कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे ये प्लांट है, ये हेल्दी है, ये बड दे रहा है, इसके नीचे वाली लीव्स सूखती रहती हैं, वो उनको हटाना पड़ता है। ये जैसे यहाँ पे सूख रही है, ये पत्ती सूख रही है, ये नीचे वाली लीव्स को हटाना पड़ता है। ये जैसे लीव है, इसको हटाना पड़ता है समय समय पे, ताकि हमारे बेड में गंदगी ना फैले। कहीं कहीं घास होती है तो उसको निकालना पड़ता है। ये सारे कट करते हैं आप? हाँ, नहीं, इसको ऐसे पकड़ के हाथ से जो भी काम होता है हाथ से होता है, कट कुछ नहीं होता है। और उसके बाद जो है, जैसे ये बेड की जो जगह है, इसमें कभी कभी गुड़ाई करनी पड़ती है, ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे। और बाकी फूल निकालना यही सब रहता है। शावरिंग करनी रहती है, जैसे आप देख रहे हैं पत्ते भीगे हुए हैं, तो पाइप से आपको पानी डालना पड़ता है, ये दूसरे या तीसरे दिन करना पड़ता है। बाकी डेली का जो काम है वो ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप से आपको खाद चलानी पड़ती है, NPK। अच्छा। हाँ, 0050 1261 आपको ड्रिप से खाद चलानी पड़ती है। ये वहाँ पे जो वेंचुरी लगी है उससे खाद चढ़ जाती है। तो हर एक दिन छोड़ के, मतलब अल्टरनेट डे पे, जैसे सोमवार को चलाए, मंगलवार छोड़ के, बुधवार को, बृहस्पतिवार को छोड़ के, शुक्रवार को। हफ्ते में 3 दिन का शेड्यूल होता है। 2 दिन 0050 और 1261 चलाई जाती है, और 1 दिन कैल्शियम नाइट्रेट चलाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट चलाई जाती है जिससे फूलों में शाइनिंग बढ़ जाती है, डंडी की मोटाई बढ़ जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो डंडी की मोटाई और इसकी शाइनिंग पे ही इसके रेट डिसाइड होते हैं। जितना अच्छा फूल होगा उतना अच्छा रेट मिलता है। ये सारा काम आपके पूरे में जो सिंचाई होती है वो 12 से 15 मिनट 16 मिनट में हो जाती है। अच्छा, पूरे में? हाँ, पूरे में वहाँ से मशीन से चला देते हैं, मोटर समरसेबल ऑन कर देते हैं, बस हो जाता है। क्लाइमेट का कितना असर है? सर, क्लाइमेट का अपने वहाँ जो देखा जाए, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग खड़े हुए हैं, तो थोड़ा गर्मी में और बरसात में थोड़ी दिक्कत होती है संभालने में, क्योंकि अपने वहाँ टेम्परेचर 46, 47, 48 डिग्री तक जाता है, तो गर्मियों में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई जागरूक किसान है तो वो मैनेज कर ले जाएगा, उसके लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रोडक्शन में कमी आती है गर्मी में? हाँ, प्रोडक्शन में, चूँकि सर ये आइडियली, मतलब ये अगर देखा जाए तो 25 से 35-40 डिग्री टेम्परेचर तक का पौधा है। उसके नीचे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है जाड़े में, तो प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, और गर्मी में जब बहुत हाई हो जाता है टेम्परेचर, तब भी प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ समय अगर प्रोडक्शन डाउन रहा तो साल में कभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। वैरायटी की कैसी डिमांड है, किस तरह से चूज़ करते हैं? वैरायटी की कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। मिक्स कलर का बॉक्स जाता है आपके, उसी में पीला रहेगा, उसी में सफ़ेद रहेगा, उसी में लाल रहेगा। मेन वैरायटी पीला, लाल और सफ़ेद, 3 मेन वैरायटी हैं। बाकी जो भी वैरायटी है, ऑरेंज, पिंक और आपके रानी कलर, ये सब कम वैरायटी में लगाया जाता है। मेन 3 वैरायटी हैं, सफ़ेद, पीला, लाल, इनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। बाकी जो बॉक्स जाता है उसमें सब कलर मिक्स होके जाते हैं। तो जो भी व्यापारी खरीदता है वो मिक्स कलर में खरीद के अपना आगे डेकोरेशन का काम वो कंप्लीट करता है, या दुकानों पे रख के बेचता है, या बुके में लगाता है। तो हमारे साथ बाराबंकी ज़िले के उद्यान अधिकारी जी भी हैं। सर, इस मेहनत को, इस युवा की मेहनत को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीटेक करने के बाद किसानी करना बड़ी बात है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। जब ये अभी मैं भी सुन रहा था इनकी बातों को, तो ये बता रहे थे कि जिस तरीके से परिवार में विरोध झेले, पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने खर्च किया, उसके बाद जब उन्होंने काम खेती किसानी करेंगे तो लोग उन्होंने एक तरह से कहा होगा कि सिर फिरा लड़का मेरा निकल गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है और उसके बाद अपने परिवार का ही नहीं पूरे जनपद के लिए मिसाल पेश की है, वो काबिल तारीफ़ है। रही बात और किसानों के लिए, तो गवर्नमेंट इस पर काफ़ी सुविधा दे रही है। इनको भी लाभ मिला है, और उस लाभ का इन्होंने अभी बताया भी कि जो लाभ इनको मिला है अन्य किसान भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो जनपद बाराबंकी के लगभग हर क्षेत्र में, औद्यानिकी के क्षेत्र में हर किसान जागरूक है, और एक ना एक किसान बढ़कर आगे आ चुका है। तो इससे हमारे जनपद का मान है, प्रदेश का मान है, विभाग का मान है, और राज्य सरकार का मान है कि वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं तो हमारे किसान सम्मानित होते हैं, राज्यपाल महोदया भी सम्मानित करती हैं, और जनपद में तो हम लोग सम्मान करते ही रहते हैं। तो प्रदेश स्तर पे भी, देश स्तर पे भी यहाँ के किसानों को सम्मानित किया गया। इस जनपद का एक किसान पद्मश्री भी प्राप्त कर चुका है। तो निश्चित तौर पे औद्यानिकी के क्षेत्र में संदीप वर्मा जैसे दसियों किसान हैं जो मिसाल कायम कर चुके हैं। जिला उद्यान निरीक्षक जी भी हमारे साथ हैं। जैसा कि संदीप ने बताया कि लोग माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी जो उनकी मेंटेलिटी है वो भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे जागरूक करते हैं ऐसे किसानों को ऐसी खेती के लिए? देखिए, बाराबंकी में कैश क्रॉप के रूप में
काफ़ी फसलें होती हैं उद्यानिकी की। पहले लोग आलू की खेती करते थे, उसके पहले बहुत पहले आज के 25-30 साल पहले बाराबंकी अफ़ीम की खेती के लिए बहुत चर्चित था। लेकिन यहाँ के युवा किसानों ने, संदीप जैसे युवा किसानों ने, जैसे अभी आपने मैनुद्दीन का जिक्र किया, रामशरण वर्मा का जिक्र किया, इन लोगों के प्रयास से अब अफ़ीम की खेती बंद हो गई। मेंथा, आलू, फूल, सब्जी, इन सब खेतियों की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं। आप अभी रबी की सीज़न में आप जनवरी में, दिसंबर में घूमिए तो लगेगा कि हॉर्टिकल्चर 80% है, एग्रीकल्चर 20% है। तो मैं तो यहाँ आके बहुत खुश हूँ इन लोगों के प्रयास से। इनकी मेहनत है ये, यहाँ के किसानों की जागरूकता है, इनकी मेहनत है, इसलिए आज ये सुखी हैं, संपन्न हैं और देश में क्या विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। यहाँ की बाराबंकी की मिर्च विदेशों में भी जाती है। संदीप ने बताया कि बहुत से लोग सब्सिडी के लालच में इस तरह का काम शुरू करते हैं कि 35% 50% सब्सिडी मिलती है, तो वो इस पर सक्सेस नहीं पा सकते। ऐसे किसानों के लिए कोई मैसेज कि अगर आपको लगना है तो तन मन धन से लगना पड़ेगा इसमें? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, अगर कोई किसान हम लोगों के पास भी आता है तो उससे हम पहले पूछते हैं कि आपको करना होगा, मेहनत लगेगी इसमें, आपको सब्सिडी के लिए ना जुड़ें, और अगर आपको करना है तो जाके एक्सपोजर अपना कर लीजिए, पहले जो किसान कर रहे हैं वहाँ पहले देख लीजिए और उनसे जान लीजिए कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आप भी कीजिए, आप भी निश्चित तौर पे आगे आएंगे। सरकार हम आपके साथ है, जो भी राज्य सरकार की सहायता होगी हम लोग मुहैया कराएंगे। हम लोग हर तरीके से प्रयास करते हैं कि इसका विस्तार हो। पिछले वर्षों के बाद इस साल भी करीब 10,000 वर्ग मीटर का हमने प्रस्ताव शासन में भेज रखा है, और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पॉली हाउस के और भी प्रस्ताव यहाँ से जाएँ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा भी पॉली हाउसेज अनुदान दिए जाते हैं, वहाँ भी 50% का अनुदान है। तो जनपद बाराबंकी में आज की डेट में 20-25 एक्टिव पॉली हाउसेज हैं। इसके बीच में हम लोग इसका आंकड़ा भी इकट्ठा करके शासन को मुहैया कराएंगे, और लॉकडाउन की जो क्षति हुई थी निश्चित तौर पे हमारे किसान दोबारा करके अपनी क्षति को पूरा कर लेंगे। संदीप जी, अब घर में कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता, उनको लगता है ना आपका फैसला सही है? नहीं, अब तो नहीं झेलना पड़ता है, लेकिन समाज का कभी कभी हंसी जो है, समाज हंसी उड़ाता है, चूँकि उनको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता अपनी जो आलू पेपरमेंट या आलू मेंथा या धान कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कम प्रयास में हो जाता है। इसमें थोड़े एफर्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो अभी भी कुछ लोग हैं तो करते हैं, लेकिन उसका हमारे ऊपर नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं, बस थोड़ा लागत की वजह से या कुछ और कंडीशन की वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो प्रोत्साहित करते हैं। घर में भी अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, जो है ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अच्छा, अपने जैसे पूछ लो हमसे कि छोटे काश्तकार, अपने जैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने जैसे युवाओं को मैसेज ये देना चाहेंगे कि खेती जो है, कृषि प्रधान देश है अपना भारत, और इसमें अगर तकनीक को लाके, चूँकि तकनीक तो अब सब जगह जा चुकी है, विदाउट मतलब बगैर टेक्नोलॉजी के तो आज आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप शाम को सोने से लेके उठने तक या दिन भर का काम करने, सारा कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। बगैर टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कहना ये है, अगर आप खेतों तक भी टेक्नोलॉजी लाएं और उसको, जो भी खेती हो रही है, जो भी पुराने तरीके से काम हो रहा है, उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए करिए तो आपको थोड़ा तरक्की मिलेगी, और काम नए ढंग से करिए। और नौकरी का जो चला आ रहा है पीछे से कि पढ़ाई करके नौकरी करना है, पढ़ाई करके नौकरी करना है, जो नौकरी वाला शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी रह गया, उसको थोड़ा कम करिए। कुछ अपना व्यवसाय करिए, ताकि देश विदेश में अपना जो है इंडिया और यूपी और सब जो है देश प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट आगे जाए। जी सर, ये तो एक बड़े लेवल की खेती होगी। क्या छोटे काश्तकारों के लिए भी विभाग से कोई इस तरह की हेल्प है उनकी? क्योंकि हिम्मत करना भी इतने बड़े स्तर पर किसान के लिए एक बड़ी बात है। जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, जिसमें जो पॉली हाउस पे अनुदान दिया जाता है, 1 एकड़ अधिकतम है, न्यूनतम 500 वर्ग मीटर है। अगर छोटा कोई किसान है वो 500 वर्ग मीटर में लगा सकता है। उस पर अनुदान के मात्रा 50% है, लेकिन लागत के हिसाब से उसमें 445 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत है, इसमें 422 रुपये इसके स्ट्रक्चर पे मिलता है। तो वहाँ पे चूँकि लागत स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लगेगी तो उस पर अनुदान की धनराशि भी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि छोटे पैमाने पे वो स्वयं कर सकता है। स्वयं सहायता समूह यहाँ पे बहुत से बने हुए हैं, नारालम के द्वारा बनवाए गए हैं, वो भी इच्छा करते हैं। तो समूहों में कोई एक बढ़ के आ जाए और कई लोग मिलकर अपने समूह में अपने इंटरनल वाइलाज बना के फूलों की खेती कर सकते हैं।
उसमें एक किसी व्यक्ति को उस पर लाभ दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे पैमाने पे नहीं किया जा सकता। छोटे पैमाने फूल की खेती हो सकती है, उसके अलावा लूज फ्लावर पे भी खेती कर सकते हैं, गेंदा पे भी अनुदान हमारा विभाग देता है, गुलाब की खेती पे भी देता है। तो ऐसे फूलों की खेती की संभावनाएं बहुत हैं और सरकार उस पर अनुदान देने के लिए तत्पर है। तो फूलों की खेती में संभावनाएं बहुत हैं और हर स्टेज पे आपके साथ सरकार खड़ी है, मदद करती है। संदीप जैसे किसान हैं जो तन मन धन से जुटे हुए हैं और बम्पर मुनाफा यहाँ पे कमा रहे हैं, और इनका भी मैसेज उन युवाओं के लिए है कि जो टेक्नोलॉजी आज देश में इस्टेब्लिश हुई है उसका इस सिर्फ शिक्षा का ये एम ना रखें कि हमें नौकरी करनी है, बल्कि इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, खुद के बॉस बन सकते हैं और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, दायरे ज़ीरो के लिए।